हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नव्यान स्टडी में स्वागत है। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था। इस सीरीज़ को हम लोगों ने अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं और ये इसका भाग 1 है। इस पर्टिकुलर भाग में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे। पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि को देखेंगे, फिर रेगुलेटिंग एक्ट की क्या आवश्यकता पड़ गई उसको देखेंगे, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और अंतिमतः रेगुलेटिंग एक्ट का क्या महत्व है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखो यहाँ पे वर्ड है रेगुलेट। रेगुलेटिंग वर्ड जो है ना वो रेगुलेट से निकला है। रेगुलेट मतलब किसी को नियंत्रित करने की बात हो रही है। ओके, तो अब किसको नियंत्रित करने की बात हो रही है उसको देखते हैं। तो भारत का जो संविधान का विकास है उसका स्टार्टिंग हम लोग 1773 के यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से देखते हैं। अब ये वो टाइम था, मतलब 1773 तक का टाइम जो है ये वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो बंगाल की राजनीतिक सत्ता को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। इसका सिंपल सा मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सन 1600 में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और ये मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी। पर 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ और फिर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ उसको जीतकर कंपनी ने भारत के सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। यानी जो एक कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी अब वो क्या बन गई है, वो बन गई है पॉलिटिकल कंपनी यानी राजनीतिक कंपनी, है ना। यानी राजनीतिक शक्ति बन गई है भारत के अंदर। अब इसके साथ ही बंगाल कंपनी ने एक और क्या एक चीज़ किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार को भी प्राप्त कर लिया। अब ये दीवानी अधिकार क्या होता है? दीवानी अधिकार का सिंपल सा मतलब होता है रेवेन्यू को वसूलने का राइट, यानी कर को वसूलने का अधिकार जो होता है उसको दीवानी कहते हैं। फिर एक और अधिकार होता है जिसको हम लोग फौजदारी अधिकार कहते हैं। तो फौजदारी अधिकार का मतलब होता है कि प्रोविंस के अंदर या प्रांत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने के पास जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर दीवानी अधिकार मिला है, यानी उसको टैक्स वसूलने का राइट मिला है। देन अब हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्या थी। तो अभी मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना वो एक मूलतः व्यापारिक कंपनी थी। पर 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ये एक राजनीतिक संस्था बन गई थी और इसलिए इसके कार्यों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक हो गया था। अब इसके कार्यों पर नियंत्रण कौन लगाएगा? ऑब्वियस ही बात है, ये जो कंपनी है वो ब्रिटिश कंपनी है, तो इसके कार्यों पर नियंत्रण कौन लगाएगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश संसद लगाएगी। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है, एक चीज़ तो ये हो गई कि राजनीतिक संस्था थी, इसलिए व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था बन गई, तो इसलिए इसके कार्यों पर नियंत्रण लगाना शुरू ज़रूरी हो गया। फिर इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया की कंपनी थे ना वो निजी व्यापार और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और ये जो भ्रष्टाचार करते थे और भ्रष्ट संसाधनों से और शोषण के द्वारा अपने निजी संपत्ति को अर्जित करते थे कंपनी के ऑफिसर। तो जब ये कंपनी के ऑफिसर अपने भ्रष्ट आचारों से और शोषण के द्वारा संपत्ति अर्जित करते थे तो ये जब अपने स्वदेश यानी ब्रिटेन में लौटते थे ना तो वहाँ की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है ना उसको भ्रष्ट करने का प्रयास करते थे। कैसे करते थे? नॉर्मली वहाँ जाके पैसे देकर पोस्ट खरीदना, है ना। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जो एक्शन थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स के एक्शन थे उससे इंग्लैंड की पॉलिटिक्स भी खराब हो रही थी। और फिर ये जो अधिकारी थे यहाँ से तो अमीर होकर चले गए इंडिया से, बट जब ये इंग्लैंड में जाते थे ना तो इनको बहुत ही निकृष्ट दृष्टि से, हे दृष्टि से देखा जाता था और इनको नवाब कहा जाता था। तो ये जो यहाँ पे नवाब वर्ड है ना वो एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक वर्ड है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए यूज़ किया जाता था। ये नकारात्मक क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इंग्लैंड में कि ये जो लोग हैं ना ये इन्होंने शोषण के थ्रू यानी गलत तरीके से पैसे जनरेट किए हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से पैसा नहीं कमाया है। फिर अब नेक्स्ट है कि कंपनी का जो भ्रष्टाचार था वो तो हमने देख ही लिया। फिर निरंतर युद्ध हो रहे थे और विस्तृत प्रदेश जो था वो कंपनी के अंडर कंट्रोल में आ गया था और सेना की व्यवस्था के कारण कंपनी का जो आर्थिक बोझ था ना वो बढ़ गया और इससे कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हो गई। अब एक चीज़ देखो आप, कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, है ना, वो भ्रष्ट तरीकों से मालामाल हो रहे हैं और वहीं कंपनी जो है वो क्या हो रही है? वो दिवालिया हो रही है। तो इसकी वजह से कंपनी ने ना सरकार से धन की गुहार लगाई कि भाई हमें पैसे दे दो, हमारे पास अपने कर्मचारियों के लिए
पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। तो अब इसी अवसर की तलाश में सरकार भी थी कि कब सरकार को अवसर मिले कि वो कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करे। और जैसे ही कंपनी ने सरकार से पैसे मांगे तो सरकार के पास एक ऑप्शन आ गया। तो अब हुआ क्या, 26 जनवरी 1972 को ना ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विविध कार्यों की जांच के लिए 2 समितियां नियुक्त की। मतलब यही चीज़ निकल के आई ना कि कंपनी के अधिकारी जो हैं वो तो माला माल है, बट कंपनी क्या है, वो दिवालिया है। तो इसकी जांच तो की जाए कि आखिर हो क्या रहा है। तो इसके लिए 2 समितियां नियुक्त की इन्होंने, एक थी प्रवर समिति और एक थी गुप्त समिति। तो गुप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन जो था वो 3 मई 1773 को दे दिया। और इस प्रतिवेदन के फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ ने ना 18 मई को संसद में अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया और इसी को बाद में रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, इसका उद्देश्य क्या है फिर? इसका उद्देश्य है, रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने का उद्देश्य था कि कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना। ओके। और इसके जो व्याप्त दोष हैं उसको दूर करना। मतलब इसके दो उद्देश्य हैं। एक कंपनी जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका कुछ कार्य इंग्लैंड में भी चलता है और कुछ कार्य वो भारत में भी कर रहे हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दोनों तरह के एक्शंस को, इंग्लैंड में होने वाले एक्शंस को और इंडिया में होने वाले एक्शंस को यानी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। तो इसीलिए इस अधिनियम के जो संपूर्ण उपबंध है ना, जो धाराएं हैं, उनको हम लोग दो भागों में विभक्त करते हैं। एक वो जिसका प्रवर्तन इंग्लैंड में होना था और एक वो जिसका प्रवर्तन भारत में होना था। यानी एक वो जिसके नियमों को इंग्लैंड में लागू करना था, एक वो जो भारत में लागू होने वाले थे। तो पहले हम लोग करते हैं इंग्लैंड वाला। तो यहाँ पे जो गृह सरकार लिखा ना, इसका मतलब ये गृह सरकार मतलब इंग्लैंड या ब्रिटेन में चलने वाली। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के हम लोग वर्किंग प्रोसीजर को देखें ना, तो वहाँ पे दो संस्थाएं थी, एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। अब जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स हैं, ये क्या है, ये ईस्ट इंडिया के कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। अब इसमें सभी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता था, केवल उन्हीं शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता था जिनके पास 500 पाउंड के शेयर होते थे। अभी जिनके पास भी 500 पाउंड के शेयर है ना, वो सारे मिलके क्या करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्यों को चुनते थे। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, यही कार्यपाल कंपनी की क्या थी, कार्यपालिका थी। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, जिनको जैसे सिंपल सी बात है, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर बहुत सारे हैं, उनमें जिनके पास 500 पाउंड के शेयर हैं वो क्या करेंगे, 24 सदस्यों को चुनेंगे। अभी जो 24 सदस्य है ना, वो अपने में से क्या करेंगे, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनेंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, अपने में से प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनता था। और इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव भी 1 साल के लिए होता था। मतलब हर साल कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चूज़ करेंगे। ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो कार्यावधि थी ना, जो पहले 1 साल की थी, अब उसको बढ़ाकर 4 वर्ष की कर दी। और ये भी कहा कि जो उसके सदस्य हैं, उनके 1/4 सदस्य जो है ना, वो हर साल अवकाश लेंगे। और इस तरीके से हर साल 6 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का ही चुनाव होगा। और फिर इनका चुनाव कौन करेगा, वो प्रोप्राइटर्स करेंगे जिनके पास हज़ार हज़ार 1,000 पाउंड के शेयर होंगे। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये आई कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, ये क्या है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। बट अब अभी समझ लो कि गवर्नर जनरल काउंसिल है, ये इंडिया का है। ठीक है। अब इंडिया में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है ना, उसके जो भी सुझाव हैं, मतलब जो इंडिया में बैठ के गवर्न कर रहे हैं, गवर्नर जनरल की काउंसिल, उनके जो सुझाव हैं, चाहे वो नागरिक हों चाहे वो सैनिक विषयों पे हों, उस सैनिक विषयों पर ना वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देगी। ठीक है। मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल अपने सुझाव किसको देगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देगी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, उसको राज्य मंत्री को देंगे। ठीक है। फिर राजस्व से संबंधित पत्रों की प्रतियां जो हैं वो वित्त विभाग को भेजी जाएंगी। और इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर संसद के प्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था की गई। मतलब कैसे करेगी कि जो रेवेन्यू के पेपर्स है ना, वो कहाँ से आएंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से वित्त विभाग यानी ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार के पास जाएगी। फिर दूसरी चीज़ कैसे करी कि गवर्नर जनरल उसकी जो काउंसिल है जो भी सुझाव दे रही है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, वो सुझाव किसके सामने रखेंगे, राज्य मंत्री के सामने रखेंगे। इट मीन्स इंग्लैंड की अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी ना, उसको इस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया। देन अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या चेंज आया रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से। तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या देखते हैं
कि रेगुलेटिंग एक्ट के पहले ना इंडिया के अंदर प्रेसिडेंसी सिस्टम थे। प्रेसिडेंसी सिस्टम मतलब 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। अब ये तीनों पे एक गवर्नर होता था और तीनों ही गवर्नर आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते थे, कोई किसी के काम में इंटरप्शन नहीं करता था। बट रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तीनों प्रेसिडेंसी थी ना, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन ये जो पहले पृथक थी और स्वतंत्र थी, मैंने बताया अभी तीनों एक दूसरे से अलग अलग थी, अपना फ्रीली काम करती थी। और इन तीनों के इसकी वजह से क्या होता था, तीनों में आपसी समन्वय का भी अभाव था। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया कि बंगाल प्रेसिडेंसी को ना कहा कि अब तुम क्या करोगे, मद्रास और बम्बई ये दोनों अब तुम्हारे अंडर में काम करेंगी। ओके। और फिर बंगाल के गवर्नर को, क्योंकि पहले क्या था, तीनों गवर्नर एक जैसे थे, एक समान पावर थी उनके पास। बट अभी बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया, मद्रास और बम्बई के गवर्नर के ऊपर बैठा दिया। तो इसलिए इसको बंगाल के गवर्नर को क्या कहा, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बोल दिया। ओके। और गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए ना 4 सदस्यों की एक कार्यकारी समिति, ओके, वो बना दी गई। और इसके अंदर जो निर्णय होते थे ना, वो बहुमत के आधार पर होते थे। अब इन सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संस्तुति पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा हटाया जा सकता था। ओके। तो इस तरीके से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर अपने रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण किया। अब जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। और इसकी कार्यकारिणी के जो सदस्य थे वो 4 थे। कौन कौन थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ठीक है। देन अब जो स्वपरिषद यानी गवर्नर जनरल उसकी जो काउंसिल है, उसको मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी पर सरकारी व्यवस्था, युद्ध की घोषणा करने और संधि करने का अधिकार दे दिया। मतलब कि अब जो भी काम होगा ना बॉम्बे और मद्रास के अंदर, उसमें बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर होंगे ना, वो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल से सलाह करेंगे और जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा उनको। देन अब नेक्स्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, 1774 में ना कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और इसमें एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी की गई। और जो मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे वो थे सर एलिजा इम्पे। और इसके साथ जो अन्य न्यायाधीश यानी 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है। देन अब ये जो न्यायाधीश थे ना, इनकी नियुक्ति कौन करता था, ब्रिटिश सम्राट। देखो फिर से रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ब्रिटिश सम्राट या संसद ने भारत के अंदर गतिविधियों को नियंत्रित किया। फिर यह एक अभिलेखीय न्यायालय भी था। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब कि इसके जो भी डिसीजन है ना वो अपने आप में लॉ हैं। ठीक है। देन इस न्यायालय को सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक इन सभी मामलों में निर्णय करने का अधिकार था। और इसके साथ एक और चीज़ की कि कंपनी के अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्वत लेने पर भी रोक लगा दी ताकि वो भ्रष्टाचार कम हो, फिर ये भ्रष्ट तरीक़ों से कमा ना पाएँ और फिर यूरोप में सॉरी लंदन या इंग्लैंड में जाके पॉलिटिकल सिस्टम को वहाँ पे डिस्टर्ब ना करें। देन अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट के महत्व पर। तो रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या है, इसको महत्व कर रहे हैं हम लोग आज के कंसेप्ट में। आज के कंसेप्ट में मतलब कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट से प्रभावित है। तो पहली चीज़ देखो कि इस एक्ट के थ्रू मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है। पहली चीज़ तो ये की सॉरी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है। और 1858 के अंदर इसी गवर्नर जनरल को ना वॉइसरॉय बना देंगे। ओके। और फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान निर्माता ने इसी वायसराय को क्या किया, राष्ट्रपति के नाम से अपना लिया, जो हमारा अनुच्छेद 52 है। फिर गवर्नर जनरल की सहायता हेतु क्या है, एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अब इसी अगर आप ध्यान से देखो तो इसी उपबंध को 1950 के बाद ना हमारा जो मूल संविधान है उसका अनुच्छेद 74, उसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए और सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। या फिर, है ना, ये हो गया। देन और लास्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया था, इंडिया के अंदर सॉरी कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। अब इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि इसके थ्रू भारत में पाश्चात्य न्याय की अवधारणा लागू हुई। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लिखित कानून होते थे और निष्पक्ष न्याय होता था। अगर इससे पहले के हम लोग को देखें तो वो जो हमारा इंडियन लॉ सिस्टम था उसमें क्या होता था कि जाति देख के, वर्ण देख के, धर्म देख के न्याय किया जाता था। तो इंडिया के अंदर पाश्चात्य न्याय की अवधारणा स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर हमारा ये रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। तो चलिए,
अब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम लोग की रीच ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। और कुछ आपकी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें। ओके, टाटा, बाय बाय।